हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो हम पढ़ रहे थे कोरिलेस फोर्सेस का पार्ट 1। मैंने कहा था कि टॉपिक बड़ा है इसलिए 2 लेक्चर में करेंगे। तो कल कराया था पार्ट 1 जिसमें हमने रिलेशन निकाला था कि V बराबर होता है V डैश प्लस ओमेगा क्रॉस R। ये रिलेशन निकाला था और इसी के साथ मैंने कहा था संकारक रूप में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, जो सदिश सभी के लिए लागू होता है, डी बाई डी टी इक्वल टू डी डैश बटा डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस ए। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। और आज पढ़ेंगे हम कोरिलेस बल का गुणित निर्देश तंत्र में त्वरण और बल का रूपांतरण समीकरण। तो उसमें कोरिलेस फोर्स चल रहा था, उसी के टॉपिक है आगे त्वरण और बल का रूपांतरण किस प्रकार होता है। इसी में टॉपिक डालिए त्वरण और बल का रूपांतरण। लिख लीजिए त्वरण व बल के रूपांतरण। त्वरण और बल के रूपांतरण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये लिखा था, ये आपने कल पढ़ लिया और ये भी आपने कल पढ़ लिया। इसके आगे मैंने ये कहा था कि ये जो ऑपरेटर है, ये संकारक है, ये सभी सदिशों के लिए लागू होता है। पहले आर के लिए कर रखा था जो कि ये रिलेशन आया था। अब हम इसके करेंगे वेग v के लिए। चलिए करते हैं। इस पे वेग v अप्लाई करने पर या वेग v से गुणा करने पर, वेग v से गुणा करने पर, तो वेग v से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा dv बटा dt, ये हो जाएगा d डैश v बटा dt और ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस v। समीकरण आ गई थी, शायद 10 आ गई थी, ये 10 थी, तो ये समीकरण हो जाएगी 11 और ये हो जाएगी 9। तो समीकरण 9 में, जो समीकरण 9 है उसमें हमारे पास है v का मान, और वो v का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 11 में। तो ये देखिए, ये v का t के सापेक्ष अवकलन है, तो इसका मतलब है ये त्वरण a है जो कि s निर्देश तंत्र में, और ये है d डैश। हम d डैश को, तो यदि ये v डैश होता तो ये हो जाता a डैश, तो हम इसको बना रहे v डैश। तो समीकरण नंबर 9 से समीकरण 11 में मान रखते हैं, तो यह आएगा dv बटा dt तो हो गया a, इसे लिख सकते हैं a, और ये हो गया d डैश बटा dt, ये हो जाएगा v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r, और ये हो गया ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r। समीकरण 9 से 11 में मान रख दिया। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें बिल्कुल सरल बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को रखना है। आपको सिर्फ टर्म याद रखनी है कि कौन सी टर्म कहां आएगी, बस, और कुछ नहीं है। अब इसमें था v का मान, इसका मतलब है v का मान रखना है। अब v का मान रख दिया, तब क्या करना है इसका अवकलन है तो अवकलन करना है, इससे गुणा है तो इसका गुणा करना है। तब देखिए इसका अवकलन कर रहे हैं, a बराबर होगा d डैश v डैश बटा dt प्लस d डैश बटा dt, ये टर्म आ जाएगी ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r। वैसे इन सब पे सदिश है, अभी मैं नहीं लगा रहा, बाकी बाद में लगा देंगे। ओमेगा ओमेगा गुणा v डैश, तो ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r, तो ओमेगा क्रॉस r। अब देखिए ये दो टर्म है a इंटू बी, तो इन दो टर्म का a इंटू बी का फॉर्मूला मैंने बताया था कि d बाई डी टी, जो a इंटू बी होगा तो इसका अवकलन होगा इस प्रकार कि dA बटा dt, वो तो था डॉट वाला, और ये है सदिश, इसलिए ये रहेगा हमेशा सदिश ही, प्लस a क्रॉस dB बटा dt। तो इसका अवकलन इस फॉर्मूले से होगा, वो और ये फॉर्मूला सेम है जो मैंने पहले बताया था।
लेकिन इसमें क्रॉस है, उसमें डॉट था, यानी वो सादा गुणा था और ये सदिश गुणा है। तो हम इसको लिख रहे हैं ए बराबर, देखो अब ये डैश है और ये भी डैश है, इसका मतलब ये एस डैश का त्वरण है, तो ये हो गया ए डैश, हम इस लिखते हैं ए डैश प्लस, अब देखिए इसका अवकलन कर रहे हैं, पहले करते हैं डी डैश ओमेगा बटा डी टी क्रॉस आर, और अब ओमेगा को कांस्टेंट रखते हैं और आर का करते हैं, तो ओमेगा कांस्टेंट डी आर बटा डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। अब देखिए मैंने कहा था कि जो एस डैश निरंतर है वो एस के सापेक्ष एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से गुणन कर रहा है, तो ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो ओमेगा का टी के सापेक्ष यानी कांस्टेंट का टी के सापेक्ष अवकलन 0। और ये देखिए डी आर बटा डी टी ये क्या होता है, वेग, हमने यहाँ पे लिखा भी था, इससे पहले जो टर्म थी उसमें लिखा था कि डी आर बटा डी टी वी, तब लिखते हैं चूंकि कोणीय वेग ओमेगा नियत है, चूंकि कोणीय वेग ओमेगा नियत है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि डी डैश ओमेगा बटा डी टी इक्वल टू 0, और हम लिख सकते हैं कि डी आर बटा डी टी ये होगा वी, सॉरी ये डी डैश था, इस दोनों पे अप्लाई करेंगे तो ये होगा वी डैश डी डैश, और यदि ये डी डैश है तो ये होगा वी डैश, ये डैश छूट गया था गलती से, तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आती है ए बराबर ए डैश प्लस, ये तो हो गया 0, तो यहां इससे तो हम छोड़ देते हैं, ये देखो ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। अब देखिए ये हो गई थी समीकरण, अब हम इसे लिख सकते हैं कि ए बराबर होगा ए डैश, देखो एक टर्म ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगी, तो 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस एक टर्म ये बच गई ओमेगा क्रॉस आर। तो अब देखिए ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, जो ए है वो त्वरण है एस निर्देश तंत्र में, और जो ए डैश है वो त्वरण है एस डैश निर्देश तंत्र में, और जो ये टर्म है ये दोनों टर्म ये मैंने कहा था गुण निर्देश तंत्र अजड़ित निर्देश तंत्र है, इसलिए उस पर लगता है एक आभासी बल, तो ये दोनों टर्म दिखा रहे हैं इस पर लगने वाले आभासी बल को, लेकिन जो ये पहली टर्म है ये दिखाती है कोऑर्डिनेट फोर्स को, और जो ये दूसरी टर्म है ये दिखा रही है अभिकेंद्रीय बल को। तो हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, ये है एस से एस डैश में, हमें निकालना है एस डैश से एस निर्देश तंत्र में किस प्रकार त्वरण लगते हैं और किस प्रकार बल लगते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूं रब, और लिखते हैं आगे। अब देखिए हमें निकालना है ए डैश, तो ए डैश होगा ए माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ये समीकरण है समीकरण नंबर 11 होगी, 11 होगी शायद, 12 लिखते हैं इसको, ये होगी समीकरण नंबर 12। तो समीकरण 12 है, ये है एस डैश निर्देश तंत्र से एस में रूपांतरण समीकरण। तो हम इसे पहले या लिख लीजिए या फिर इसको और आगे सरल करते हैं। अब ये तो था त्वरण, अब हम त्वरण निकालते हैं, त्वरण के बाद हमें निकालना होता है फोर्स, तो फोर्स यानी बल को हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, यदि एक m द्रव्यमान का कण है, इस पे ए त्वरण लग रहा है,
तो इसका बल किस प्रकार होगा, हम न्यूटन की निम्नलिखित से लिख सकते हैं कि F बराबर ma, यानी एक m का गुणा कर देंगे तो इसमें ये आ जाएगा बल, तो हम निकाल रहे हैं फोर्स। तो समीकरण नंबर 12 को m से गुणा कर रहे हैं। तो माना कण का द्रव्यमान m है, यदि कण का द्रव्यमान m है, यदि कण का द्रव्यमान m है, तो समीकरण 12 से, तो समीकरण 12 से हम कर रहे हैं दोनों साइड m का गुणा, तो ma डैश बराबर ma माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v डैश माइनस m ओमेगा क्रॉस r। तो ये समीकरण आ गई है, ये है फोर्स की समीकरण। तो मैंने बताया था वो थोड़ी देर पहले कि कोरिलेस फोर्स, तो एक कोरिलेस त्वरण है, ये अभिकेंद्रित त्वरण है। अब आएंगे फोर्स, ये है फोर्स की टर्म। ये जो है एस डैश में फोर्स, एस में फोर्स, कोरिलेस फोर्स और अभिकेंद्रीय बल, हम इसे लिख सकते हैं एफ डैश, यानी इसमें फोर्स बराबर एफ, यानी एस में फोर्स प्लस एफ नोट। जो एफ नोट है वो अजड़त्वीय तंत्र में लगने वाला आभासी बल है। ये समीकरण 12, ये 13। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एफ डैश बराबर होगा एस डैश निर्देश तंत्र में, एस डैश निर्देश तंत्र में लगने वाला बल, और एफ है वो है एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में लगने वाला बल, एस निर्देश तंत्र में लगने वाला बल। और जो एफ नोट है वो हम लिख सकते हैं कि अजड़त्वीय तंत्र में लगने वाला आभासी बल। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में लगने वाला आभासी बल। अब आपको यहां तक उतारना है। इसके बाद हम कर रहे हैं कि कोरिलेस फोर्स किस की टर्म को स्पेशल अलग से लेके हमें करना है। तो हम लिख रहे हैं कोरिलेस फोर्स के बारे में, क्योंकि हमने टॉपिक ये डाला था कोरिलेस फोर्स क्या है, गुणनिर्देश तंत्र में किस प्रकार लगते हैं, कैसे काम करते हैं। ये मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप उसी में जाके देख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं एफ नोट को। तो एफ नोट है वो होगा माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v डैश, ये है कोरिलेस फोर्स, और m ओमेगा क्रॉस r, ये है अभिकेंद्री बल। तो हम इनको अलग अलग लिख रहे हैं, हमें लिखना है सिर्फ कोरिलेस फोर्स। तो ये कोरिलेस फोर्स है 2m ओमेगा क्रॉस v डैश। इसके आगे लिखिए यह कोरिलेस बल है। जो v डैश है ये s डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग है। क्योंकि हमने माना है कि पृथ्वी घूर्णन गति करती है, इसलिए पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। हम ये सिद्ध भी करेंगे अभी। तो पृथ्वी पर जो घटनाएं होती हैं उनमें कोरिलेस फोर्स काम आता है। जैसे कोई ये पृथ्वी है और हम यहां से गोला दाग रहे हैं, मिसाइल दाग रहे हैं, और हमें यहां इतनी दूर जाके गिरनी है। मान लो हम यहां से गोला दाग रहे हैं और ये यहां जाके घेरनी है हमको। तो इसके लिए जब हम कोरिलेस फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं तो 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के लिए ये लगभग 20 मीटर के बराबर फर्क पड़ता है। यानी 10 किलोमीटर दूर भी हम इसको फेंकेंगे तो लगभग 20 मीटर दूर ये टारगेट से हट जाएगा। तो जब हमें यहां से यहां फेंकना होता है गोला, यानी टारगेट करना होता है, तो उसके लिए हमें कोरिलेस बल की गणना करनी ही पड़ती है। यदि हम इसको नहीं करेंगे तो ये टारगेट पे जाके नहीं लगेगा।
और नदियों में कटाव लगता है वो भी इस फोर्स के कारण लगता है। इसके बारे में अलग से पूरा लेक्चर होगा। और इसी के साथ जो हवाएं चलती हैं, तूफान आते हैं, सारे कोरियोलिस बल के कारण होते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स पृथ्वी पर लगता है। तो क्योंकि ये V है, अब यदि मान ले कि जो कण है वो स्थिर अवस्था में है, यानी गति नहीं कर रहा। जब कण गति नहीं कर रहा तो इसका मतलब है V डैश जीरो। जब V डैश जीरो तो उस पर कोरियोलिस बल नहीं लगेगा। तो हम ये लिख लेते हैं, इसका आगे लिख लीजिए कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल, ये है कोरियोलिस बल। अब लिखते हैं, यदि मैं बोल रहा हूं आप लिखिए, कोरियोलिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण लगता है। कोरियोलिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण लगता है तथा यह लंबी दूरी या अधिक समय तक गति करने पर प्रभावी रूप से लगता है। यानी हम यहां से इतनी दूर फेंके, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, किलोमीटर, इतना फेंके तो उसमें इतना प्रभाव नहीं दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति धीरे है, इसलिए यह प्रभाव कम दिखाई देता है। लेकिन ये दिखाई जरूर देता है, इसलिए बल लगता है। तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण लगता है और इसकी वैल्यू एफ बराबर -2m ओमेगा क्रॉस v डैश है। यहां तक लिख लिए। इसके आगे लिखिए, यदि यदि कण विराम अवस्था में है, यदि कण विराम अवस्था में है तो उसका वेग v डैश इक्वल टू 0, तो उसका वेग v डैश इक्वल टू 0 होगा, जिसके कारण उस पर किसी प्रकार का कोरियोलिस बल नहीं लगता। जिस कारण उस पर किसी प्रकार का कोरियोलिस बल नहीं लगता। यह केवल तभी लगता है जब कण गतिशील हो। यह केवल तभी लगता है जब कण लंबी दूरी के लिए गतिशील हो। यह बल तभी लगता है जब कण लंबी दूरी के लिए गतिशील हो। अब हम ये देख रहे हैं कि जो कोरियोलिस बल है वो कम कब लगता है और अधिक कब लगता है। तो जो ओमेगा और क्रॉस v डैश है, इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा v डैश साइन थीटा। तो ये थीटा पे डिपेंड करता है। यदि कोणीय वेग ओमेगा और कण का वेग v डैश दोनों एक ही दिशा में है तो कण पर बल न्यूनतम 0 लगेगा, और यदि दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में है तो कण पर यह बल अधिकतम लगता है। तो लिखिए केस फर्स्ट, इसे मतलब लिखिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लिखिए, जब कण का वेग v डैश, कण का वेग v डैश व कोणीय वेग ओमेगा एक समान दिशा में हो, एक समान, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, एक दिशा में हो, तो हम लिख सकते हैं कि एफ बराबर होगा -m ओमेगा क्रॉस v डैश, और इसे लिख सकते हैं कि -m ओमेगा और v डैश साइन थीटा। अब देखिए, ये दिशा ओमेगा की है और यही दिशा वेग की है, तो दोनों के मध्य एंगल होगा 0 डिग्री। तो हम इसे लिख सकते हैं कि -m ओमेगा v डैश साइन 0, और साइन 0 का मान होगा 1। इसके नीचे लिखिए, इस स्थिति में कण पर लगने वाला कोरियोलिस बल 0 या न्यूनतम होता है। इस स्थिति में कण पर लगने वाला कोरियोलिस बल 0 या न्यूनतम होता है। अब लिखिए केस सेकंड। केस सेकंड लिखिए, जब कण का वेग v डैश, जब कण का वेग v डैश व कोणीय वेग ओमेगा परस्पर लंबवत हो, तो होगा एफ बराबर -m ओमेगा क्रॉस
सॉरी एफ सी बराबर माइनस एम क्रॉस बी डैश, ये होगा एम ओमेगा बी डैश माइनस ये होगा साइन 90, तो साइन 90 का मान 1, ये हो जाएगा माइनस एम ओमेगा बी डैश। तो इस स्थिति में कण पर लगने वाला कोरियस बल का मान अधिकतम होता है। इस स्थिति में कण पर लगने वाला कोरियस बल अधिकतम होता है। इसी के साथ जब कण को हम भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में फेंकते हैं तो वह कण अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि ये पृथ्वी है, और जब हम कण को उत्तरी गोलार्ध में फेंक रहे हैं या दक्षिणी गोलार्ध में फेंक रहे हैं, तो जब इस कण को यहां गिरना था तो इतनी देर में ये पृथ्वी घूर्णन कर जाती है और ये यहाँ की जगह यहां गिरता है। और इसी में भी यही होगा, जब हम कण को यहाँ फेंकते हैं तो ये पृथ्वी घूर्णन कर जाती है, जिसके कारण यह कण यहाँ की जगह यहां गिरेगा। तो यह कण की गति विक्षेपित होती है। तो ये कण की गति थी कोरियस बल का है। इसके हम केस पढ़ेंगे, अलग अलग नदियों का कटाव किस प्रकार लगते हैं, चक्रवात में कोरियस बल किस प्रकार लगता है, यदि हम कण को ऊपर फेंके तो वो कितना विस्थापित होगा, कण को नीचे फेंके तो कितना विस्थापित होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो कण कितना विस्थापित होगा। इन सब के अलग अलग डेरिवेशन से फुल फॉर्मूले सब कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए एक टॉपिक और लिख लिए छोटा सा, पृथ्वी की सापेक्ष गति। पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी के सापेक्ष गति। देखिए पृथ्वी की सापेक्ष गति, हम जानते हैं कि पृथ्वी घूर्णन गति करती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी घूर्णन गति करती है तथा यह अपने ध्रुवों के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन गति करती है तथा अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। लिखिए, तथा अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। इसलिए पृथ्वी के सापेक्ष कोणीय वेग, यानी पृथ्वी का कोणीय वेग निकालना चाहते हैं तो पृथ्वी का कोणीय वेग होगा ओमेगा। कोणीय वेग क्या होता है 2 पाई बाई टी, टी यानी आवर्तकाल। तो पृथ्वी का आवर्तकाल कितना हो गया 24 घंटे, जितने समय में एक चक्कर पूरा करता है उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो ये 24 घंटे है, तो 2 पाई बटा 24 घंटे। 24 घंटे 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका मान है 7.3 इंटू 10 की पावर -5 रेडियन पर सेकंड। तो जो ये वैल्यू आई, ये वैल्यू बहुत कम है। वैसे तो ये वैल्यू नेगलेक्ट है, लेकिन फिर भी ये काम करता है क्योंकि इस पे त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और जब किसी जड़त्व निर्देश तंत्र में त्वरण उत्पन्न होता है तो वह अजड़त्व निर्देश तंत्र में बदल जाता है, क्योंकि जड़त्व निर्देश तंत्र में त्वरण 0 होता है और अजड़त्व निर्देश तंत्र में 0 नहीं होता। लेकिन ये 0 नहीं है, त्वरण तो है लेकिन 0 के नजदीक है, लेकिन 0 नहीं है। जब ये 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पर कोरियस बल लगेगा। तो हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कोरियस बल लगता है, चूंकि पृथ्वी के घूर्णन से त्वरण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के घूर्णन से त्वरण उत्पन्न होता है, इसलिए पृथ्वी पर कोरियस बल लगता है। और ये चैप्टर की 3 या 4 क्लास हो रही, तो फिर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम न्यूमेरिकल की क्लास भी शाम तक या दोपहर तक डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बाद कोरियस बल के 3 या टॉपिक और हैं, इसी के फिर पढ़ेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।